हम करेंगे लेसन 8। लेसन 8 का नाम है हमारा पवन, तूफान और चक्रवात। तो ये हमारा विज्ञान का लेसन 8 है। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा अभ्यास के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं बेटा। रिक्त स्थान का मतलब है खाली स्थान, उनको आपने भरना है। पवन डैश वायु है, तो पवन कैसी वायु है बेटा? गतिशील। जब वायु चलती है तो उसको हम कहते हैं पवन, ठीक है। पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है, तो कैसे तापन के कारण? तापन मतलब टेम्परेचर। असमान तापन के कारण मतलब क्या होता है बेटा? जैसे समुद्र पे सुबह सुबह क्या होती है, वहाँ का जल ठंडा होता है और हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। इसी तरह रात को क्या हो जाता है, रात को समुद्र का जल गर्म हो जाता है और हमारी पृथ्वी का जो है वो ठंडी हो जाती है। तो ये असमान ताप है जिसके कारण हमारे पवन जो होती है वो चलती है, पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे आती है। तो कैसी वायु ऊपर उठती है बेटा? गर्म वायु, ठीक है, ये याद रखना आपको। पृथ्वी की सतह के निकट मतलब पृथ्वी से कौन सी वायु ऊपर उठती है? गर्म। और कौन सी वायु नीचे आती है? ठंडी वायु। कौन सी वायु आती है बेटा? ठंडी वायु नीचे आती है। वायु, अब यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा बेटा। वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो यहाँ पर आपने लिखना है उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर, या उच्च को हम बेटा अधिक भी लिख सकते हैं। अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। जहाँ पर दाब ज़्यादा होता है बेटा वहाँ से वायु गति करना शुरू करती है और कम दाब की ओर गति करती है। ये आपको याद रखना बेटा। उच्च और निम्न भी कह सकते हैं या अधिक और कम भी कह सकते हैं। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। तो आपको कैसे पता चलेगा बेटा हवा जो चल रही है वो कौन सी दिशा में चल रही है, पवन जो चल रही है उसके लिए हमें 2 विधियां बतानी होगी या 2 उदाहरण हम बताएंगे। तो कैसे पता लगाएंगे बेटा पवन की दिशा के लिए? ये पवन आएगा बेटा, पवन की गति की दिशा का पता। एक तो हम सूखे पत्ते को वायु में छोड़ देंगे तो वो जिस तरफ जाएगा हमें पता चल जाएगा कौन सी दिशा में पवन चल रही है। और ऊपर उठते हुए धुएं की दिशा को देखकर, तो धुएं को देखकर भी हम बता सकते हैं बेटा। तो बेटा सूखे पत्ते को हम हवा में छोड़ के उसकी गति से हम पवन की गति की दिशा बता सकते हैं और ऊपर उठते हुए धुएं की दिशा को देखकर भी हम पवन की गति की दिशा बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम पवन की गति की दिशा बता सकते हैं। ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है, कि वायु जो है अपना प्रेशर डालती है बेटा। अब देखो कैसे पता चलता है आपको, ये 2 उदाहरणों से स्पष्ट होगा। गुब्बारे में वायु भरने पर गुब्बारे का फूलना, तो हम जब उसमें वायु भरते हैं बेटा, मुंह से भी भरते हैं हम, तो गुब्बारा क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो इसका मतलब वो दाब लगा रहे। और गतिशील वायु के कारण दरवाज़ों व खिड़कियों के पर्दों का हिलना, तो दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे भी हिलते हैं बेटा। तो ये क्या है? इसका मतलब वायु जो है वो दाब लगा रही है, ठीक है बेटा। तो ये उदाहरणों से हमें पता चला कि वायु दाब डालती है। आप कभी बेटा अपने पापा के साथ गए होंगे बाइक पे और आप अपना कभी भी कोई चार्ट मॉडल ले गए होंगे तो आपने देखा होगा वो थर्माकोल का मॉडल क्या होता है, उस पर कितना दाब लगता है जब आपको पकड़ना पड़ता है हवा में। और या आप छतरी लेके बैठे हो बाइक पे या स्कूटी पे तो आपको पता चलेगा वायु कितना प्रेशर छोड़ती है, कितना दाब लगाती है, ठीक है बेटा। कभी देखना आप ऐसा करके। आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो? अब रोशनदान कहाँ होते हैं बेटा? ऊपर की साइड लगे होते हैं कमरों में, आपने देखा होगा, आपके स्कूल के कमरों में भी होंगे, घरों में भी होंगे, है ना। तो क्या आप बिना रोशनदान वाला खरीदना चाहोगे? नहीं बेटा, नहीं, हम ऐसा घर नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो। ऐसा क्यों बेटा?
क्योंकि जो गर्म वायु होती है वो रोशनदानों में से ऊपर की ओर उठकर बाहर जाती है। रोशनदानों की सहायता से कमरे की गर्म वायु बाहर निकलती है। अब कैसे निकलती है बेटा, आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठकर वो रोशनदान से बाहर निकलती है। तभी ठंडी वायु खिड़कियों की सहायता से अंदर प्रवेश करती है। और ठंडी वायु कहाँ से आता है बेटा, खिड़कियों की सहायता से अंदर आती है और रोशनदान की सहायता से गर्म वायु ऊपर उठकर बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त रोशनदान जो होते हैं वो उचित गतिशील वायु से घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो घर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं जो रोशनदान होते हैं। मतलब क्या है, जो वायु है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाती, क्योंकि गर्म वायु बाहर निकलती रहती है, ठंडी वायु खिड़कियों के तहत अंदर आती रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। आपने देखा है सड़कों पे जो बैनर लगाए जाते हैं वो बिल्कुल ऊंचाई पे आपने बैनर देखे हैं, या आप कहीं बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, मेट्रो स्टैंड पे खड़े होते हैं, तो वहाँ क्या होते हैं, सब वहाँ पर बैनर लगते हैं, या इलेक्शन के बैनर आपने देखे होंगे बेटा, है ना, एमसीडी के बैनर। तो ये जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या किया जाता है बेटा, छेद किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वायु उसमें से छिद्रों में से गुजर जाए और उस बैनर पर दबाव ना पड़े, क्योंकि अगर छिद्र नहीं करेंगे तो वायु क्या होगी, उस पर प्रेशर डालेगी और वो फट जाएंगे। तो इसलिए हम बेटा उसमें क्या करते हैं, छेद करते हैं। कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र वायु के गुजर जाने के लिए किए जाते हैं, ताकि विज्ञापन पट्ट जो होते हैं, विज्ञापन पट्टे जो होते हैं वो कम दाब के कारण सुरक्षित खड़ा रहे, या एक को बोलेंगे विज्ञापन पट्टा, ठीक है बेटा, ताकि विज्ञापन पट्टा कम दाब के कारण क्या रहेगा, सुरक्षित खड़ा रहेगा, मतलब वो फटेगा नहीं तो वो सुरक्षित रहेगा। और अगर हम छेद नहीं करेंगे तो वायु उस पर क्या डालेगी, दाब डालेगी, दाब डालने से वो क्या होगा बेटा, फट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, पड़ोसियों की सहायता हम कैसे करेंगे। एक तो प्रत्येक को आने वाले उस खतरे से आगाह करके, आगाह मतलब उसको बताकर, जो कि मौसम विभाग द्वारा प्रसारित हो। कई बार क्या होता है बेटा, टीवी चल रहा होता है तो सब टीवी चला नहीं रहे होते, हमें ऐसी खबर का पता चल जाता है कि चक्रवात आने वाला है या तूफान आने वाला है, तो हमें जाकर इस बात को अपने पड़ोसियों को बताना चाहिए। आगाह करना मतलब खतरे की जानकारी देना, और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। हम उनके पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार मतलब जिसको हम फर्स्ट एड भी कहते हैं बेटा, उसकी सुविधा भी उन्हें हम प्रदान कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों के लिए पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, खाने के लिए उचित भोजन की और प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं और प्रत्येक को आने वाले उस खतरे से आगाह कर सकते हैं जो कि मौसम विभाग द्वारा प्रसारित हो। अब नेक्स्ट है आपका, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। अब बेटा देखो, चक्रवात से अगर कोई स्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए हम कैसी योजना पहले से तैयार करेंगे। तो चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से हमें निम्नलिखित प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। वही बेटा जो हमने पड़ोसियों को बतानी है, वही हमने सारी योजनाएं इसमें तैयार करनी है। बस एक हमने इसमें अलग से ये करना है कि चक्रवात चेतावनी सेवा व्यवस्था का उचित प्रबंध करना है, कि हमें अगर चक्रवात आ जाए तो उसकी चेतावनी कैसे देनी है, सब लोगों तक कैसे पहुंचानी है उसकी जानकारी। और चक्रवात से बचने के लिए चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना है हमें। चक्रवात आश्रयों का मतलब जहां पर लोग ठहर सके और उन्हें कोई नुकसान ना हो। पीने के लिए हमें उचित पानी की व्यवस्था जो ऊपर बताई बेटा, खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था, सेम बातें हैं। उचित प्राथमिक उपचार की सुविधा कराएंगे उनको हम, और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें उचित यातायात साधनों की उचित व्यवस्था करनी होगी, जैसे गाड़ी, बस, ट्रक, ये हमें ले जाने होंगे जिसमें हम लोगों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। अब पड़ोस है तो बेटा इसके लिए हमें यातायात की ज़रूरत नहीं होगी, उनको हम वहीं पर आसपास सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देंगे, ठीक है बेटा। ये बड़े लेवल पे है, हमें कैसे उस पर की योजना तैयार करने की आवश्यकता है। तो सेम है आंसर, थोड़ा सा डिफरेंस है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। अब जो समुद्र के पास होते हैं बेटा, जहाँ पर खाड़ियाँ होती है वहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो समुद्र से दूर होते हैं वहाँ पर चक्रवात आने की संभावना कम होती है। जैसे चेन्नई है, इसके भी आसपास बेटा समुद्र है, और मंगलोर है, पुरी है, उड़ीसा में है बेटा, तो यहाँ पर ज़्यादा चक्रवात आने की संभावना। बची कौन सी जगह हमारी? अमृतसर, जहाँ पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा सही है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपने छांटना है बेटा कौन सा सही है। तो शीतकाल जो होता है मतलब सर्दियों का मौसम है, उसमें पवन कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? थल से सागर की ओर, क्योंकि सर्दियों में ज़मीन क्या हो जाती है बेटा? ठंडी हो जाती है, तो वो ठंडी से कहाँ की ओर बहती है? अब ठंडी जहाँ पर हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और वो सागर की ओर बहेगी। तो आपको याद रखना है, सर्दियों में पवन कहाँ से कहाँ बहती है? थल का मतलब है बेटा ज़मीन से सागर की ओर बहती है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम फिर से मिलेगी आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मम्मी पापा की सहायता करते रहिए काम में, ठीक है बेटा। बाय बेटा।